हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बढ़िया से बढ़िया हमारा चल रहा है मज़ेदार तरीके से। हम लोग मॉर्फोलॉजी को पढ़े जा रहे हैं और हमने लास्ट वाले लेक्चर में रूट्स को बेटा स्टडी कर लिया था। लेक्चर आज का स्टार्ट करना है, रूट्स के बारे में सारी की सारी स्टडी करनी है, रूट्स की मॉडिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना है और इसके साथ जो एसोसिएटेड एनसीईआरटी वाली डिटेल्स है ना बेटा, उनको अच्छे से स्टडी करना है, राइट। और अगर आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया। हमने एम्ब्रियो का इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझा और डिफाइन किया कि एक डाइकॉट और मोनोकॉट्स कैसे होते हैं। जो ये आपको दिखा रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर प्रेडोमिनेटली दिस इज फॉर डाइकॉट एंड दिस इज फॉर मोनोकॉट। बेटा ये वाली बात तो हमें समझ आती है, क्लियर हो जाती है। डाइकॉट मोनोकॉट को हमने समझाया, फिर आगे देखा कि यहाँ पे एक स्टेम एक्सिस है और दूसरा है हमारे पास रूट एक्सिस। स्टेम एक्सिस जितना भी जमीन से ऊपर है सबका सब किस में आता है, सबका सब स्टेम एक्सिस में आता है। जमीन से नीचे सबका सब आता है रूट एक्सिस में। डन, क्लियर। यहाँ अपना कंप्लीट हुआ। फिर अब हमारे पास प्लांट्स के अंदर बेटा रूट की बात स्टडी करी। रूट की बात स्टडी करने लगे तो रूट में कुछ पॉइंट्स देखे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट हमें सीधा सा बोलता है रूट्स के पास नोड्स और इंटरनोड्स बाबा नहीं होते। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर जमीन के नीचे मिल रहा है, सोचो इस बात को अच्छे से समझना। अगर कोई स्ट्रक्चर जमीन के नीचे मिल रहा है और उसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं है तो वो रूट होगी, और अगर उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स मिल जाए ना बेटा तो वो स्टेम होगी। कैसे, इमेजिन करें, अंडरस्टैंड करें। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम कैरेट लो, कैरेट जिसको हम गाजर कहते हैं, गाजर ले लो, मूली ले लो, शलगम, टर्निप ले लो। इन सबको जब जमीन से बाहर निकालोगे तो इनमें कोई बेटा नोड्स इंटरनोड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एक काम करो, अदरक लो, पोटैटो लो, पोटैटो तो छोड़ो, उसमें दिखेगा नहीं तुम्हें, अदरक लो। अदरक जब जमीन से निकलता है तो देखा ना, अदरक के ऊपर इस तरीके से लाइनें लाइनें बनी होती है, तो वो सब बेटा वो नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें तो मिल रहा है ना, एग्जैक्टली जमीन से नीचे अगर कोई चीज है उसमें नोड इंटरनोड मिले तो वो होगा स्टेम, और अगर वो उसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं मिले तो प्रिडोमिनेटली हम यहाँ पे ऐसे नॉन ग्रीन पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास कैसा हुआ बेटा, वो रूट। डन, इतना बेसिक समझ आया। रूट की ब्रांचिंग की बात कर रही थी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि रूट की ब्रांचिंग में बोले जो आपके पास रूट की प्राइमरी ब्रांच है, या फिर चाहे प्राइमरी ब्रांच को आप सेकेंडरी रूट बोल सकते हैं, वो एंडोजीनस है। एंडोजीनस यानी रूट के सेंटर, काफी सेंटर की तरफ से आ रही है। अब इस वर्ड में तुम्हें यहाँ पे ना वर्ड कुछ पेरिसाइकिल वगैरह यूज होता है, वो वर्ड क्या है, क्या मतलब है एग्जैक्टली अभी तो नहीं समझ आएगा, वो बेटा हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखना है जो हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे। अभी के लिए तो अपन ये सिंपल सा समझाते हैं कि भैया इस तरीके से ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस जो प्राइमरी ब्रांच है जिसको सेकेंडरी रूट भी कह सकते हैं वो एंडोजीनस होती है। डन, इतने पे क्वेश्चन आए। रूट के रीजन्स की बात करी तो रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक जोन को बेटा हम लोग पढ़ चुके थे। रूट कैप प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जमीन में आगे गड्ढा खोदने में, इंटरनल अंदर और जाने के अंदर हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। मेरिस्टेमेटिक जोन में पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक जोन सब टर्मिनल है, एकदम एंड पे नहीं, एकदम टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ पर नहीं है, वो ऊपर ऊपर है, इस एरिया के अंदर है, तो ये सब टर्मिनल स्ट्रक्चर हुआ। मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो सेल्स होंगे वो किस किस तरीके से होंगे, उनके सेल वॉल पतली सी होगी, थिन सेल वॉल होगा, साइज स्मॉल होगा, सबका साइज बराबर होगा। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बेटा अपने को देखना है, आइसोडायमेट्रिक होगा। कैसे देखते हैं, हम कहते हैं कि जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन के हैं बेटा वो सीधी सी बात एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं सेल जो हैं वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं इस सेल के, राइट, डिवाइड, एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। और जब मेरिस्टेमेटिक जोन के बेटा जब सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं तो इन सेल्स की कुछ क्वालिटीज देखते हैं। और अगर क्वालिटीज की बात करूं तो एनसीईआरटी हमें कुछ कुछ पॉइंट्स बताती है। एनसीईआरटी कहते हैं कि इनके पास थिन सेल वॉल होगी, ये बात समझ आ गई। और एनसीईआरटी इसके अलावा और क्या कहती है बेटा, इनका कैसा होगा, सेल साइज जो होगा स्मॉल साइज होगा। ये वाले पॉइंट चलो इसको अलग से ही लिख देते हैं, ये वाले पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी बताती है, स्मॉल साइज, थिन सेल वॉल। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, आइसो मीन्स सेम, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर। तो अगर मैं अलग अलग सेल्स की बात करूँ ना, जितने भी मेरिस्टेमेटिक एरिया में मिलने वाले सेल्स हैं, ये सबके जो सेल्स होते हैं बेटा इनका साइज बराबर होता है, इसलिए इनको आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। पास पास अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। डन, क्लियर। दे आर मेरिस्टेमेटिक विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनका प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस है, ये भी बात एनसीईआरटी बोलती है। इनका न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंट है, इनका काफी बड़ा और काफी मतलब सेल के कंपैरिजन में अगर मैं सेल का साइज बोलूँ ना बेटा कि अगर सेल इतना बड़ा है तो इनका जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। यानी सेल अभी भी एक्टिवली डिवाइडिंग इन न्यूक्लियस साइज में काफी बड़ा है। समझ पाए, ये बात थी हमारी मेरिस्टेमेटिक जोन की।
नेक्स्ट जो अपने को बात करनी है वो है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन वाले सेल्स क्या करेंगे बेटा, इलोंगेट करेंगे। इलोंगेट करेंगे बेसिकली यहाँ पे जो सेल्स इलोंगेशन जोन में मिलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ में, लेंथ में ग्रोथ के लिए। अगर रूट की लेंथ के दौरान यानी इन दी डायमेंशन ऑफ द लेंथ अगर रूट की बढ़ानी है तो कहाँ के सेल्स मदद कर रहे हैं, इस इलोंगेशन जोन के। कहते हैं दीज आर दोज मेरिस्टेमेटिक यंग सेल्स दैट हैव लॉस्ट द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये लाइन थोड़ी अजीब सी है, समझाऊंगा, बट यहाँ पे मेन पॉइंट देखो, यहाँ के सेल्स इलोंगेट करते इसलिए दे कॉज इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट की लेंथ में इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे काम। और बेटा मेरे साथ ना यहाँ पे देखते रहना क्या बात समझाने वाला। इधर थी अपने पास रूट कैप, क्लियर होता है। एक इधर अपने पास ये एक जोन मिलता है जिस जोन को मैं टर्म कर देता हूँ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन। यस, इतना तो अपने को समझ आता है। ये रूट कैप है, इधर मेरिस्टेमेटिक जोन है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड। कैसे, अनडिफरेंशिएटेड प्लस एक्टिवली डिवाइडिंग, यस। जब ये मेरिस्टेमेटिक जोन बेटा सेल्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बांट रहा होता है, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं ना, तो डिवीजन के दौरान क्या होता है, समझ लो इस तरीके से यहाँ पे एक लेयर बन रही है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन में लेयर बन रही है, राइट। अब ये सेल्स डिवाइड करके और डॉटर सेल्स बनाएंगे। जो नए वाले सेल्स हैं वो क्या होंगे, ये पुराने वाले सेल्स थोड़े ऊपर की तरफ को खिसक जाएंगे, और मैं ऐसा कहूँगा जो नए वाले सेल्स होंगे वो आपको नीचे की तरफ मिलेंगे, इस तरीके से। समझ पाए? या अगर मैं इस वाली को बात को और अच्छे से समझाऊं तो मेरी जो मैंने बोला ना अभी भूल जाओ, इसको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये सेल्स थे 3, 4, 5, राइट। अब ये सेल्स डिवाइड करेंगे। जब ये सेल्स बेटा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके सेल दो हिस्सों में बटेगा ना। एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, तो इन सेल्स ने डिवाइड किया और 2 डॉटर सेल्स बनाए। जब इन्होंने 2 डॉटर सेल्स बनाए तो डिवाइड करने के बाद तो अपने पास एक नीचे वाली लेयर मिली डिवाइड करने के बाद, और एक ऊपर वाली लेयर मिली। यही तो अपने को अरेंजमेंट मिला, एक नीचे वाली लेयर और एक ऊपर वाली लेयर। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेयर्स अब डॉटर सेल्स की है, राइट। पक्का क्लियर हो रहा है? अब ये जो नीचे वाली लेयर है, ये वाली जो नीचे वाली, अरे यार मैं कहूँगा ये जो अपनी नीचे वाली लेयर है, ये वाली लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अब और डिवाइड करेगी और ऊपर वाली लेयर डिवाइड नहीं करेगी। नीचे वाली लेयर जब डिवाइड करेगी ना बेटा, पता क्या कंडीशन होगी? तो अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली इस वाली लेयर ने डिवाइड नहीं किया, नीचे वाली लेयर डिवाइड करेगी। तो मैं अब क्या करता हूँ, जानबूझ के नीचे वाली लेयर को हटा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, राइट। अब कंडीशन क्या होगी कि सबसे नीचे वाली लेयर डिवीजन की कैपेबिलिटी रखेगी, ये वाली लेयर जिसको मैं पिंक से कर रहा हूँ ये डिवीजन की कैपेबिलिटी रखेगी, और ऊपर वाली ये दोनों लेयर हो जाएंगी नॉन डिवाइडिंग। यस, राइट। ये दोनों कैसी हो जाएंगी, नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगी। तो इससे कंडीशन क्या होगी बेटा, इससे कंडीशन क्या होगी कि जो ये ऊपर वाले नॉन डिवाइडिंग वाले जोन है, ये नॉन डिवाइडिंग वाले हैं, ये कौन से जोन में आना शुरू कर देंगे, ये वाले अपने ऐसे वाले मेरिस्टेमेटिक के ऊपर इलोंगेशन जोन में आने लग जाएंगे। ये वाले जो दोनों आपके पास एरियाज हैं, ये जो दोनों हैं ये इलोंगेशन जोन में आने लग जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिनको मैंने ब्लू से इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जिनको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इलोंगेशन जोन में आने लगे। पिंक वाले जो हैं वो आपके पास मेरिस्टेमेटिक जोन में, ये पिंक वाले हैं ये अपने पास मेरिस्टेमेटिक जोन में, इलोंगेशन जोन वाले आपको ब्लू से दिखाई दे रहे। डन। तो अब ये इलोंगेशन जोन वाले नॉन डिवाइडिंग है बट अनडिफरेंशिएटेड है अभी भी। बट कैसे? अभी भी अनडिफरेंशिएटेड है, राइट। अब इलोंगेशन जोन वाले जो सेल्स हैं उनको और धक्का लगेगा, क्योंकि जो बेटा ये नीचे रेड वाली एरिया है ना, ये तो और डिवाइड करेगा, तो इलोंगेशन वाले और ऊपर जाएंगे, और फिर ये ऊपर खिसकते ये ऊपर जाते कौन से जोन में आना शुरू कर देंगे, मैच्योरेशन जोन के अंदर आना शुरू कर देंगे। मैच्योरेशन जोन के अंदर आएंगे तो हमें तो मालूम है ना, यहाँ पे आके ये वाले सेल्स कैसे हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? डिफरेंशिएट हो जाएंगे। समझ पाए? तो अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस ये है कि जो मेरे पास ये वाले सेल्स हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिवाइडिंग, तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि ये अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिवाइडिंग है बट कैन डिवाइड बट
कैन, जरूरी वर्ड है कैन, की जरूरत पड़ने पे, बट कैन डिवाइड अपॉन रिक्वायरमेंट। यस, इसीलिए क्योंकि ये अभी भी डिवीजन की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, तो मैंने बेटा ये वाली लाइन लिख दी। और लाइन क्या बोला, दोज elongation zone में has those meristematic young cells that have lost meristematic activity। यानी meristematic young cells का मतलब क्या है, डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कौन सी एक्टिविटी, डिवीजन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी इनकी लॉस्ट हो चुकी है बट स्टिल मेरिस्टेमेटिक यंग सेल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी किस तरीके से अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड। क्लियर हो रही मेरी बात? यहाँ से अपने को पूरा अच्छे से समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा, आया ना? आगे देखो, रूट हेयर जोन, जो ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन है जिसको हम रूट हेयर जोन में कहते हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट जोन ऑफ मैचुरेशन बिकॉज यहीं पर सेल्स मैच्योर होने लगते हैं। मैच्योर यानी स्पेसिफिक सेल्स में डिफरेंशिएट होने लगते हैं। यहीं के सेल्स आपको जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, ये सब चीज़ें अपने को मिलने लगती हैं। अब ये जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल क्या है, ये प्लांट के मैच्योर टिश्यूज हैं। पेरिसाइकिल का अपना काम, फ्लोएम का अपना काम, जाइलम का अपना एक अलग काम, ये सब काम करने लग गए सेल्स, यहाँ पे मैच्योर हो गए, राइट? तो यहाँ पे सेल्स मैच्योर फॉर्म में मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बेटा ये रूट हेयर जोन है तो बेटा यहाँ पे रूट हेयर्स मिलेंगे ना, रूट हेयर्स मिलेंगे तो हम कहते हैं कि इस एरिया में रूट हेयर्स मिल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया भाई, यहाँ पे यूनिसेल्युलर ट्यूबुलर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मिस कॉल्ड एज रूट हेयर। क्या बात हो रही है कि यहाँ पर जो मेरे पास समझ लो ये रूट है, रूट का इस तरीके से एक सेल है, तो सेल में इस तरीके से अपने को एक सेल में से निकलता ट्यूब जैसा एक्सटेंशन। अगर रूट बेटा किसी ऐसे समझ लो, रूट को मैं ऐसे काट के ऊपर से देख रहा हूँ, यानी रूट ऐसे होती है ना, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, समझो अगर रूट को, रूट स्क्रीन के अंदर चलेगी तो ऊपर से देख रहे हो, तो रूट के जो बाहर वाले सेल्स होंगे वो एपिडर्मल सेल्स होंगे। यस, तो ये एपिडर्मल सेल्स पे ऐसे ट्यूबुलर एक्सटेंशंस हैं जो आपको जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलेगी। और यहाँ पे ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस जो बना रहे हैं वो इस तरीके से रूट हेयर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये यूनिसेल्युलर। कैसे हैं, यूनिसेल्युलर। क्लियर हुई बात? क्योंकि बेटा रूट हेयर है तो रूट हेयर क्या कर रहा है, अपने लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन में बहुत काम करता है। और इसके लिए वर्ड दिया था पिलीफेरस जोन। क्या नाम दिया था, पिलीफेरस जोन। समझ पा रहे हो? पिलीफेरस जोन इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आपको ट्यूबुलर एक्सटेंशन दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस क्या हुई बेटा, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस तो हुई रूट हेयर। ये तो बात अपने को ट्यूबुलर एक्सटेंशन रूट हेयर के हिसाब से समझ आती है। अब ये रूट हेयर देखने में बैक्टीरिया के पिलाई जैसे दिख रही है, याद है ना बैक्टीरिया में फिम्बरी पिलाई मिलते थे, वैसे से दिखते, इसलिए इस जोन को पिलीफेरस जोन्स भी कह देते हैं। डन, कहानी अपनी क्लियर। फिर अपन ने सीखा था एक और चीज लास्ट वाले लेक्चर में कि 3 रूट सिस्टम्स थे, 3 अपने पास रूट सिस्टम थे। यस, एक आपके पास एडवेंटिशियस, दूसरा फाइब्रस और तीसरा टैप, राइट? फैट करके बेटा अपन ने याद किया था, फाइब्रस, एडवेंटिशियस एंड टैप, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, टैप। और यहाँ पे जरा सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए ध्यान से मेरी बात सुनो। अपने पास टैप रूट सिस्टम कॉमनली डाइकॉट्स में मिलता है, एक्सेप्शन होंगे कोई मतलब नहीं है मुझे। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में मिल रहा है, कहानी क्लियर हो रही है। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में मिल रहा है, कहानी क्लियर हो रही है। बट ये जो एडवेंटिशियस है ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में मिल सकता है। और ये वाली बात अपने को समझने वाली है कि जो ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है इट कैन बी फाउंड इन द मोनोकॉट्स एज वेल एज इन द केस ऑफ डाइकॉट्स। बोलो ये अपनी बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो बेटा यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये अपने पास इधर टैप रूट सिस्टम है, ये अपने पास फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो आप दोनों का डायग्राम देख सकते हो। टैप रूट सिस्टम में आपको ये प्राइमरी रूट आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है दिस इज द प्राइमरी रूट। यहाँ पे क्या अपने को कोई ऐसी रेड कलर से प्राइमरी रूट तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि कोई प्राइमरी रूट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रूट जो थी, प्राइमरी रूट डाइड and was replaced by other fibrous roots।
यही तो एनसीईआरटी ने कल हमें बात समझाई थी कि जो प्राइमरी रूट है वो मर जाती है और इसको रिप्लेस करने के लिए बाकी अलग अलग हमारे पास रूट्स पड़ी होती हैं। तो बेटा यहाँ तक तो क्लियर हुआ। ये 3 रूट सिस्टम से तो सबसे पहले देखते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम की बात करी तो ये इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से आता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। क्लियर। स्ट्रक्चर अपन देखते हैं टैप रूट सिस्टम में। ये जो बीच में अपने को दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा कहाँ गया, ये जिसको अब मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये सारा का सारा पोर्शन क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास हुआ प्राइमरी रूट, राइट। ये सारा का सारा पोर्शन हमारे पास प्राइमरी रूट हुआ। जिसको अब ग्रीन से कर रहा हूँ वो हमारे पास कौन सा हुआ, ये सारा का सारा पोर्शन ये हमारे पास हुआ सेकेंडरी रूट, राइट। देखो बेटा ये सारा का सारा पोर्शन हमारे पास सेकेंडरी रूट हुआ और उसके बाहर जो ये बचे हुए हैं ये अपने पास क्या हुए, टर्शियरी रूट्स हुए। देखो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट नाम दिए हुए। अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऑल्सो बेटा सेकेंडरी रूट को, क्योंकि पहली ब्रांच है ना, ये मेन चीज से ब्रांच निकल रही है कि नहीं निकल रही, यस, तो इसीलिए पहली ब्रांच है तो उसको प्राइमरी ब्रांच दे दिया गया। का क्या दे दिया गया, इसको प्राइमरी ब्रांच नाम दे दिया गया और इसको हम लोग देंगे सेकेंडरी ब्रांच, ये नाम इसको हम लोग यहाँ दे देते हैं। मस्त क्लियर हुआ, डन, पक्का क्लियर है। फिर एक वर्ड दिया हुआ है दे आर फॉर्म्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन, तो ये वाली लाइन को आप लिख जरूर लेंगे बट अभी के लिए टोटली इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन तो बेटा आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको स्टेम समझाऊंगा। स्टेम्स में एक्रोपिटल सक्सेशन अलग से समझाऊंगा। ये लाइन बस अपने पास पढ़ लो, इसको समझ लो। लाइन कहते हैं यंगेस्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, यंगेस्ट टुवर्ड्स द ग्रोइंग पॉइंट, ओल्डेस्ट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द पेरेंट रूट। नहीं समझ आया ना, आएगा भी, छोड़ दो, समझा दूंगा इसको। एक्रोपिटल मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ जब छोड़ दो तो उसको छोड़ देना, फंसना नहीं, क्योंकि वो चीज़ ना इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगी। अब आपको प्लांट किंगडम परफेक्टली समझ आ गया ना, प्लांट किंगडम क्योंकि परफेक्टली समझ आ गया तो अपने को बेटा कोई टेंशन ही नहीं, ये वाली बात समझने वाली जरूरी है। डन, बढ़ते हैं आगे। इधर देखते हैं मॉडिफिकेशंस के नाम पे। देखो बेटा मॉडिफिकेशंस, अब ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी कुछ खास नहीं टच करता है। एनसीईआरटी इस वाले पोर्शंस के अंदर नाम भी नहीं लेता, मैं इनफैक्ट कहूँगा थोड़ा बिखेर देता है कि हाँ चलो बच्चों को बोलता है कि थोड़ा सा पढ़ लो, बट क्वेश्चंस ना बेटा यहाँ से पूरे के पूरे आएंगे। ये क्या रीजन है समझते हैं। जो रूट्स होती हैं बेटा उनका मेन काम क्या था, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन। बट इसके अलावा प्लांट्स ने क्या करना शुरू किया, रूट्स को किसी और काम के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जैसे रूट को मॉडिफाई कर दिया गया ताकि रूट अलग अलग काम कर सके। और काम देखो बेटा क्या क्या है यहाँ पर, रूट मॉडिफिकेशन में कभी फूड स्टोरेज का काम कर रही है, कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है, यानी रूट को नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम पे लगा दिया। रूट कभी सांस ले रही है उसके काम पे लगा दिया, अलग अलग काम दे दिया ना मैंने रूट को। तो यहाँ पे जो टैप रूट है, कौन सी, यहाँ पे मैं टैप रूट पढ़ रहा हूँ ना, इस टैप रूट सिस्टम में मुझे 3 मेन काम दिखाई देते हैं। एक फूड स्टोरेज, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फूड स्टोरेज, दूसरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन और तीसरा बेटा रेस्पिरेशन। आपको 3 काम दिखाई दे रहे हैं इस रूट सिस्टम के साथ। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बेटा ये अगर 3 काम है ना तो इन 3 काम का हिसाब और इनका मतलब और इनका बेसिक चीजें को याद भी करना है, देख भी लेते हैं। जब फूड स्टोरेज करेगा तो आपके पास टैप रूट्स, कोनिकल, नैपीफॉर्म, ट्यूबरस, फ्यूजिफॉर्म, ये अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। ये अलग अलग वर्ड्स जो आपको दिए हुए बेटा, ये दिए हुए आपको याद करने के लिए कि ये 4 क्या है बेटा, ये 4 शेप्स हैं। शेप्स के नाम पे बोलो, आपको कोनिकल शेप ये दिखाई देती है, फ्यूजिफॉर्म ऐसी शेप, नैपीफॉर्म ऐसी शेप, ट्यूबरस ऐसी शेप। ये शेप्स के हिसाब से कि जो अंडरग्राउंड मिलने वाली रूट है उसने कैसी शेप ले ली है। अगर रेडिश यानी मूली देखो तो उसकी ऐसी शेप दिखाई देगी। अगर शलगम लो, जिसको नैपीफॉर्म कहते हैं, ये अपने पास टर्निप ये वाली शेप दिखाई देगी। अगर कैरेट लो तो ये शेप दिखाई देगी। ये सब तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये तीनों रूट्स हैं और रूट्स ने अलग अलग शेप दी है ना। एक गाजर की शेप अलग होती है, मूली की तो शेप अलग होती है ना, एक टर्निप एक शलगम की तो शेप अलग होती है, राइट। तो यही बात करी है कि फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं और शेप के हिसाब से कोनिकल कैरेट, नैपीफॉर्म टर्निप, ट्यूबरस मिराबिलिस जलापा, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, ये चारों शेप्स के हिसाब से बेटा एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को तो बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई वे आउट नहीं। इन एग्जाम्पल्स का बेटा शॉर्ट फॉर्म आप लोग बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वो शॉर्ट फॉर्म अपना कंप्लीट कर सकते हो और आपका सारा का सारा अपने को याद करना ही पड़ेगा, राइट। अभी क्लियर विद दिस थिंग, अरे क्या हो रहा है, चलो यहाँ तक अपने पास डन। आपके लिए यहाँ लिख दिया कैन नॉट थ्रो फूड, ये 4 शेप्स के नाम के लिए मैंने ऐसे लिख दिया कैन नॉट थ्रो फूड। कोनिकल कैरेट, नैपीफॉर्म, टर्निप,
थ्रोस ट्यूबरस मिराबिलिस जलापा फ्यूजिफॉर्म रेडिश। कैसे याद करोगे बेटा? मेक अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी रूट्स जो हैं, अब देखो क्या है ना कि बेटा, जैसे मैं आपको अच्छे से बात समझाता हूँ कि आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ लिया। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक चीज़ देखी आपने, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके अंदर आपने बेटा अमाइन ग्रुप देखा। कौन सा ग्रुप देखा? अमाइन ग्रुप। तो अमाइनो एसिड्स में बेटा आपने ऑब्जर्व किया अमाइनो ग्रुप, राइट। अमाइनो ग्रुप देखने और समझने के बाद बेटा एक बात अपने को क्लियर होती है। कौन सा? अमाइनो ग्रुप। कि अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन है, तो जो नाइट्रोजन है वो जरूरी है अमाइनो एसिड बनाने के लिए, और अमाइनो एसिड जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए। और अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से, पल्सेस से, यही से तो मिलता है। तो अगर अपने को प्रोटीन पल्सेस से यानी दाल से मिलता है, तो दाल को अपनी जो दाल वाला प्लांट है, जिस प्लांट के ऊपर दाल लगेगी, पल्सेस लगेंगी, अरहर, ये मूंग, ये सब जिनकी मैं दाल की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास आपको एक प्लांट है जिसमें दाल लग रही है, तो उस दाल बनाने के लिए आपको प्रोटीन डालना पड़ेगा ना। दाल खा के हमें प्रोटीन मिलता है, ये बात समझ आती है ना। लेकिन दाल में कहाँ से प्रोटीन आया? क्योंकि प्लांट ने वो प्रोटीन बनाया। अगर प्लांट ने वो दाल के अंदर वाला प्रोटीन बनाया, तो प्लांट ने अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाया। जब प्लांट ने अमाइनो एसिड बनाया तो प्लांट को कहीं से नाइट्रोजन चाहिए था। और मिट्टी में, जमीन में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। क्योंकि जमीन में नाइट्रोजन कम है तो प्लांट नेचुरली तो कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलता। किसान डाल देगा तो बात अलग है, लेकिन नेचुरली तो कोई फर्टिलाइजर नहीं है। तो इसीलिए प्लांट ने सोचा कि मुझे नेचुरल तरीका कोई ढूंढना है कि मैं फर्टिलाइजर बना सकूं, अपने लिए नाइट्रोजन का सोर्स कर सकूं। हवा में नाइट्रोजन 71% है, लेकिन जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है। तो इस प्लांट ने क्या किया? अपने रूट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम पे लगा दिया। क्या किया इसने? कहा फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ टैप रूट सिस्टम इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इर्रेगुलर स्वेलिंग्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, जो क्या काम करेंगी? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के साथ मिलके क्या काम करेंगे बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। पूरी बात क्या है समझा देता हूँ। लेग्यूमिनस प्लांट्स, सबसे पहले ये वाले प्लांट्स के ऊपर नाम आया। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? ये वाली बात समझते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? एक दाल बनाते हैं। लेग्यूम्स जिनको हम कहते हैं वो दालें बनाने में बेसिक काम करते हैं, पल्सेस बनाने में या पल्सेस से रिलेटेड चीज़ें बनाने में मदद करते हैं। जैसे आपके पास पी ग्राउंडनट तो बेटा यहाँ लिख दिया, इसके अलावा मूंग, अरहर, ये जो मैं आपको नाम लिख दूं बेटा, ये सारे के सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों सब के सब जो मेंशन है ना बेटा, ये सब के सब लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्लियर हो रही है मेरी बात? लेग्यूमिनस प्लांट्स क्लियर हो? तो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, ये वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है यहाँ पर देखने में अपने को मालूम चलता है। एक चीज़ आपको कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, राइट। और यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स को लेके एक फोटो बना देते हैं कि जो रूट है लेग्यूमिनस प्लांट की, रूट, ये टैप रूट सिस्टम देख रहे हैं ना, तो हमारे पास ये मेन प्राइमरी रूट, इसमें जो ये दूसरी वाली जो ब्रांचेस हैं, प्राइमरी ब्रांचेस, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, समझ रहे हो? और ये स्वेलिंग में ये जो स्ट्रक्चर्स आपके पास बन गए, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल। क्या कहते हैं इनको? रूट नोड्यूल। और इस रूट नोड्यूल के अंदर इनसाइड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम है। क्या नाम है? राइजोबियम। क्या समझ पा रहे हो मैं बोल रहा हूँ? तो मैं कह रहा हूँ कि जब इस टैप रूट को देखा तो इसकी ये ब्रांच है, कौन सी? प्राइमरी ब्रांच है। प्राइमरी ब्रांच बोलो या सेकेंडरी रूट बोलो, एक ही बात हुई। तो इसकी जो आपके पास सेकेंडरी रूट है, क्या है? जो सेकेंडरी रूट है उसमें लेग्यूमिनस प्लांट की इर्रेगुलर स्वेलिंग्स हैं। यहाँ पे आपको स्वेलिंग्स मिल रही हैं जिनको हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इस रूट नोड्यूल के अंदर आपको बैक्टीरिया मिलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करने में मदद करता है? ये प्लांट इस राइजोबियम की मदद लेता है और अपने रूट के साथ एक एसोसिएशन बनवा के क्या करवा देता है? कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देता है। यानी नाइट्रोजन एक अमाइनो एसिड्स में, नाइट्रोजन जो हवा में है उसको यूज कर लेता है प्लांट, उसको उस नाइट्रोजन को उठा लेता है और कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। डन बेटा? आगे अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अगर मैं बोलूँ कि
समझो इस बात को, मेरी बात ध्यान से समझना। आप जब किसी एक खेत की बात करते हो, खेत यानी हमारा एक फार्म लैंड है ना, खेतों की बात करते हो, तो जब हम किसी खेतों में बीज डालते हैं तो उससे पहले खेतों को प्लो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? PLOUH, प्लो, यानी खेतों को जोतना पड़ता है, राइट। इस खेतों को जोतना पड़ता है यानी प्लो करना पड़ता है। और इसका मतलब क्या है कि खेतों के अंदर आपको, मतलब पंजाबी में कहें तो बहाना पड़ता है, या मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्लोइंग द फील्ड, PLOUGHING, प्लोइंग द फील्ड, बहाना पड़ेगा। फील्ड, अरे फींग नहीं, फील्ड, राइट। ये खेतों को आपको मतलब प्लो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से हम ट्रैक्टर के साथ या किसी एक गाय भैंस के साथ मतलब अपने खेतों को प्लो करते हैं ना, तो जो नीचे की मिट्टी है वो उठ के ऊपर को आती है, मिट्टी इस तरीके से हो जाती है। आप मिट्टी को दबाते नहीं हो, मिट्टी को इस तरीके से खोद खोद के ऊपर नीचे करते हो। इसका कारण क्या है? हवा जो है वो मिट्टी में जाए। देखो बेटा, ऐसा है ना कि हमारे पास लंग्स है, हमारे पास ब्लड है, लेकिन ये सब चीजें पेड़ों के पास नहीं होती। पेड़ कैसे सांस लेते हैं? पेड़ हवा से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू सांस लेते हैं। समझ पा रहे हो? डिफ्यूजन के थ्रू सांस लेते हैं, और डिफ्यूजन का प्रोसेस कतई स्लो है, मतलब अल्टीमेटली स्लो है। तो सोचो, अगर सिर्फ जो प्लांट्स हैं, अगर वो सिर्फ लीव्स से या स्टेम से अगर सांस लेते तो वो सांस अंदर जाती, वो धीरे धीरे रूट्स के पास सांस जाती, और रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, वो एक्सचेंज होती। बेटा, इस काम में मालूम कितने महीने लग जाते, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो पेड़ जो है, जो पौधे हैं, ये जो वनस्पति है सारा का सारा, ये अपने हर सरफेस से, चाहे लीफ, चाहे स्टेम, चाहे रूट, ये तीनों सरफेस से सांस का लेना देना करते हैं। यानी रूट्स को सांस लेनी होती है, तो रूट जो जमीन में है वो अपने आसपास जमीन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां पे जो एयर होती है उसको यूज करती हैं, उससे सांस लेना देना का काम होता है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यानी रूट्स अपने आसपास की जो एयर है उससे एयर लेते हैं, रूट जमीन में जो एयर है वो एयर को कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई अच्छे से? ठीक। अब क्या करो तुम? अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक दलदली इलाके में गए, दलदल, जिसको मैं वर्ड दूं स्वैम्प, इसको मैं वर्ड दूं हिंदी में दलदल। जब आप दलदल इलाके में जाते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं? सॉइल प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, यानी सॉइल के अंदर पानी है और बहुत ज्यादा पानी है। मतलब सॉइल के अंदर इतना पानी है कि दलदल तो बेटा अपन समझते हैं ना क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है ना, इन दलदल की कंडीशन के अंदर द सॉइल, हम ऐसा कहेंगे, जो सॉइल डज नॉट हैव एयर ट्रैप्ड इनसाइड इट। नॉर्मल केस में जब आपने खेतों को प्लो किया तो एयर सॉइल के अंदर चली गई, वहां पे फंस गई, और उस फंसी हुई एयर को तो प्लांट्स ने यूज कर लिया। अब जब आपके पास उस जहां एयर गई है ना बेटा, अब वहां पे अगर पानी चल जाए तो एयर तो पानी सॉइल के अंदर नहीं होगी, और जब एयर सॉइल के अंदर नहीं होगी तो क्या कहेंगे? जो प्लांट्स की रूट्स होंगी, क्या उनको एयर मिलेगी? नहीं। इससे अगर प्लांट दलदली इलाके में ग्रो करेगा तो दलदल से ऊपर जितना इलाका है वो तो एयर से डायरेक्ट हवा ले लेगा, लेकिन जो दलदल में रूट्स वाले एरिया हैं, रूट्स तो बेटा मर जाएंगे ना। इसलिए ऐसे प्लांट्स ने जो दलदली इलाकों में रहते हैं, जो स्वैम्पी एरियाज में रहते हैं, उनको पता है कि ऑक्सीजन मिट्टी में बहुत कम है, लेस ऑक्सीजन फाउंड या एकदम मिनिमम ऑक्सीजन फाउंड इन दी सॉइल। वहां पे इतनी कम ऑक्सीजन है तो क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से, ये जमीन के अंदर ये स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन जमीन में है, मिट्टी में धंसा हुआ है, लेकिन मिट्टी से वर्टिकली निकलते हुए ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके से वर्टिकली निकला हुआ है। और इन चीजों को जो वर्टिकली ऊपर अपराइट वर्टिकल निकले हैं, हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूट्स ग्रो वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल जो रूट्स हैं ये नीचे जाने की जगह पहली बात हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, और इससे इस तरीके से वर्टिकल इरप्शंस होती हैं। दिखाई दे रही है आपको? ये एरियल रूट्स हैं, राइट। इन स्ट्रक्चर्स ये आपके पास दिखाई दे रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? इनको क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स। ये जो आपके पास एरियल रूट्स हैं, इनके लिए नाम क्या दिया? न्यूमैटोफोर्स। क्या नाम दिया बेटा? न्यूमैटोफोर्स। और ये जो न्यूमैटो है, ये न्यूमैटोफोर्स क्या काम करती है? इनके पास, आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं,
यस। तो बेटा ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं, और इन बाहर से जो एयर होती है इस लेंटिकल के अंदर जाती है और लेंटिकल से वापस इधर इस तरीके से पूरी की पूरी रूट के अंदर हवा इस तरीके से रूट में फैल जाती है। यानी रूट में हवा फैलने के लिए अपने को स्ट्रक्चर्स चाहिए न्यूमेटोफोर, जो रेस्पिरेटरी रूट्स कहलाती हैं। दिस आर द पोर्शन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स। ये किस प्लांट्स में मिलती हैं? ये प्लांट्स में मिलती है राइजोफोरा। ये प्लांट एग्जांपल, ये स्पीशीज का एग्जांपल है बेटा राइजोफोरा हेरिटिएरा। दीज आर द स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स जिनके अंदर क्या मिलते हैं? न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं, यानी टैप रूट्स जहां पे मॉडिफाइड है फॉर द पर्पस ऑफ किस चीज के लिए बेटा? रेस्पिरेशन। डन। नेक्स्ट फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम को देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ही है, फाउंड इन मेनी मोनोकॉट्स। ये बात समझ आती है, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम। दे आर थ्रेड लाइक ब्रांचेस रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये वाली बात भी अपन समझ चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में बोले कि फाइब्रस रूट सिस्टम में जो आपके पास प्राइमरी रूट होती है वो डाइज ऑफ मतलब वो इवेंचुअली मर जाती है, एंड देन इट इज रिप्लेस्ड बाय many thread like branches roots। कहानी क्लियर? डन। अब ये किस चीज में मदद करती है? वाटर एब्जॉर्प्शन में और जमीन को पकड़े रखने में मदद करती है। और जी हमारे पास है वीट में मिलने वाला फाइब्रस रूट सिस्टम, चाहे वीट का हो चाहे मेज का हो, वहां पे फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और बाय डेफिनेशन बेटा ये बात ना इफेक्टिवली अपने को क्लियर है। डेफिनेशन कहती है कि अगर रेडिकल से रूट निकली तो वो रूट या तो टैप रूट होगी या फाइब्रस होगी। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से निकली तो वो कौन सी रूट होगी? एडवेंटिशियस रूट होगी। तो ये कहते हैं these are the roots that develop from any part of the plant other than the radical। रेडिकल के अलावा प्लांट की किसी और पार्ट से निकल रही है, उस चीज को अपन ने टर्म कर दिया एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इनकी दे हैव ब्रांचिंग सिमिलर टू टैप रूट्स। इनके अंदर ब्रांचिंग होगी टैप रूट के जैसी, ऐसी जैसे टैप रूट में ब्रांचिंग होती वैसे ही यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। एंड दे डेवलप फ्रॉम स्टेम नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीव्स। ये वाली बात आपको मैं समझाऊंगा जब मैं आपको स्टेम पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इस वाली लाइन को जहाँ पे मैं इस तरह हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस वाली लाइन को भी आप पहले वाली कुछ लाइनों की तरह छोड़ के चलिए। मॉडिफिकेशंस की बात बेटा होती है, तो जैसे हमने टैप रूट में मॉडिफिकेशन देखा था ना, देखो टैप रूट में आपने मॉडिफिकेशन देखा फूड स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पर भी ये एडवेंटिशियस रूट्स भी मॉडिफाइड होती हैं। किस किस काम के लिए मॉडिफाइड होती हैं? तो बेटा देखो यहाँ पे ये भी फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, ये अलग अलग क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, ये पैरासिटिक हो सकती हैं, ये एसिमिलेटरी हो सकती हैं, या फिर ये एपिफाइटिक हो सकती हैं, जिनको हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? एक एक करके देखते हैं। फूड स्टोरेज है तो बेटा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये वाली रूट्स खाना स्टोर करेंगी और इनमें फिर हमने ये अलग अलग नाम दे दिए। राइट बेटा, ये अलग अलग नाम किस बेसिस पे दिए? इनकी शेप्स के बेसिस पे दिए। तो अब यहाँ पे शेप्स अलग अलग दे सकते हो, ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, मोनिलिफॉर्म, एन्यूलेटेड, नोड्यूलोज, ये अलग अलग शेप्स हैं। यहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट शेप्स बेटा ये दे दी हैं, और इसके एग्जाम्पल्स ये वाले जो आपको लिखे हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, एक वर्ड थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, एडवेंटिशियस में भी ट्यूबरस रूट्स हैं, और इधर अगर मैं टैप रूट में भी देखूंगा तो टैप रूट में भी ट्यूबरस। और क्वेश्चन जो आता है वो अपने को इफेक्टिवली पूछता है कि एडवेंटिशियस ट्यूबरस का एग्जाम्पल और टैप रूट ट्यूबरस का एग्जाम्पल, यानी अ रूट विच इज टैप रूट एंड हैज अ ट्यूबरस शेप, तो वो कौन सी होगा? मिराबिलिस जलापा होगा। एंड अ टैप रूट विच इज एडवेंटिशियस एज वेल एज ट्यूबरस, वो कौन सा होगा? स्वीट पोटैटो होगा। राइट, ऊपर मिराबिलिस जलापा और इधर स्वीट पोटैटो। राइट, क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट तो तुम्हें मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा हुआ। देखो एनसीईआरटी क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बेटा एक बैनियन, एक बरगद का पेड़ है, और जब आप बैनियन ट्री देखते हो, इस बरगद के पेड़ को देखते हो, तो इस तरीके से लटके हुए आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या काम करते हैं बेटा? ये सपोर्ट के लिए काम करते हैं। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। यहाँ पे देखते रहो। अब एनसीईआरटी देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के लिए इतना लिख देती है, इतना सा पैटर्न लिखा है एनसीईआरटी ने और खत्म कर दिया। हम इस चीज को एक्सटेंसिव में क्यों चल रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस बेटा एक्सटेंसिव आने। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात देखो, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर।
किसी किसी प्लांट में रूट अपना शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज करते हैं एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी रूट का जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको हटा के बाकी फंक्शन परफॉर्म करने में रूट्स लग जाती, राइट। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। सपोर्ट के लिए हो सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन के लिए निमेटाफोर्स देख लिया। सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रॉप रूट्स। कौन सी रूट्स? प्रॉप रूट्स, राइट। Tap roots of carrot, turnip and adventitious root of sweet potato get modified to store food। देखो कंप्लीट कर दिया ना, एक एक लाइन बोली। टैप रूट में कोनिकल, आपके पास ये टर्निप कोनिकल और फ्यूजिफॉर्म बोल दिया यहाँ पे। एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस एडवेंटिशियस बोल दिया और कहानी खत्म कर एनसीईआरटी ने। कैन यू गिव मोर सच एग्जांपल? बोल दो हाँ, हमारे नोट्स में लिखे, वहां से ढूंढ लो। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये बरगद के पेड़ से लटकते हुए इस तरीके से जो अपने को स्ट्रक्चर ऐसे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स ये वाले स्ट्रक्चर्स बरगद के पेड़ को सपोर्ट करते हैं। अगर बेटा ये बरगद का पेड़ है, इस तरीके से ब्रांचेस हैं, तो ये प्रॉप रूट्स ऐसे यहाँ से आती हैं, जमीन पे आके इस तरीके से जुड़ जाती हैं और ये सख्त हो जाती हैं, बाद में ये और मोटी होती जाती हैं और इन जो भारी भारी ये वो जो भारी भारी ब्रांचेस है ना, इन भारी ब्रांचेस को सपोर्ट देने में काम करती है। क्लियर हो रहा है? ये हमारी प्रॉप रूट्स होती है, right? Similarly, the stems of maize and sugar canes have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called as stilt roots. समझाता हूँ कैसे। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा एंड हेरिटिएरा ग्रोइंग इन दलदली इलाके, उनमें से बहुत रूट्स वर्टिकली बाहर निकलती हैं, उनको हम निमेटोफोर कहते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके। ये वाली बात तो अपन समझ चुके हैं। एनसीईआरटी यहाँ फिनिश करे तो इससे पहले एनसीईआरटी ने जब तक प्रॉपर रूट समझाया हम यहाँ देख लेते हैं। इनिशियली एरियल एंड हाइग्रोस्कोपिक, क्या मतलब है कि इस तरीके से पेड़ से निकल रही हैं, ये पेड़ का ये ब्रांच है तो ब्रांच में से यहाँ से पहले से निकल रही हैं, अब जब ये लटकी हुई है ऐसे यहाँ पे लटकी हुई है, अभी हवा में धीरे धीरे ग्रो करती है और यहाँ पे ज़मीन में आके बाद में यहाँ पे बना लेती है हिसाब किताब, राइट। जब ये ज़मीन में आके अपना हिसाब किताब बना लेती है, उससे पहले तो ये एरियल ही है और पानी, हवा से पानी एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक के पास अपनी यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर, राइट। हवा में जितना भी नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं बेटा। इनके पास रूट कैप होती है, जो ये लटका हुआ पोर्शन है बेटा आपके पास, यहाँ पे ये लटका हुआ जो पोर्शन है ना, इनके पास यहाँ पे रूट कैप होती हैं, राइट। दे हेल्प इन नरिशमेंट, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन एंड सबसे बड़ी बात सपोर्ट में काम तो कर ही रही है, राइट। बैनियन ट्री जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, ये याद करना है। स्टिल्ट रूट्स कैसी हैं? यहाँ पे देखो, ये शुगर केन का स्ट्रक्चर, क्या अपने को ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ये नोड्स हैं, यस। शुगर केन में जमीन में यहाँ पे, क्योंकि शुगर केन मोनोकॉट है तो ऐसे फाइब्रस रूट दिखाई देगी, बट जमीन से ऊपर ये अपने पास लैंड से ऊपर ये लास्ट नोड है ना, यहाँ से सपोर्टिव स्ट्रक्चर लास्ट नोड से इस तरीके से निकल रहे हैं, राइट। ये लास्ट नोड से ऐसे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? स्टिल्ट रूट्स। क्या कहलाते हैं? स्टिल्ट रूट्स यहाँ पर भी मिलती हैं। ये पैंडनस के केस के अंदर, किसके केस में? पैंडनस के केस में यहाँ पे इस तरीके से देखो नोड्स में से निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये भी सपोर्ट में मदद करती है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, एक शुगर केन का, दूसरा मेज का, तो कहते हैं दे आर शॉर्ट बट थिक, डेवलप फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम। ये एंकरेज में मदद करती हैं। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द सॉइल दे बिकम फाइब्रस रूट। ये वाला लाइन अगर आप याद भी नहीं करोगे, ये वाली लाइन, तो अपने की पेट में कोई दर्द नहीं होगा। इस लाइन को छोटा सा बना के दिखाना बंद कर देते हैं। यहाँ पे दे आर शॉर्ट बट थिक, डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, सीन इन द केस ऑफ मेज, शुगर केन एंड पैंडनस। कहानी निपटी, फिनिश। लास्ट वाले पॉइंट्स, क्लाइंबिंग रूट की बात करें तो क्लाइंबिंग रूट, अब अगर आपके पास रूट कोई किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, पेड़ पे चढ़ने में, दीवार पे चढ़ने में अगर उसमें मदद कर रही है तो बेटा वो कौन सी रूट्स होंगी? क्लाइंबिंग रूट्स होंगी। क्लियर हो गई। और पैरासिटिक रूट, आप जैसे देखो ना, कस्क्यूटा जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, वो हेज के ऊपर ग्रो करती है। आप इसकी सर्च करोगे, कस्क्यूटा जिसको अपन अपर बेल भी बोल सकते हो, अमर बेल, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है और वहां से नरिशमेंट लेना शुरू कर देती है। क्या लेना शुरू करती है? नरिशमेंट। और यहाँ पे बेटा वर्ड जरा अपने लिए वर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे हॉस्टोरियल लिखा हुआ है, ये वर्ड हॉस्टोरियल दिखाई दे रहा है।
जब भी बेटा आपको वर्ड हॉस्टोरियल आएगा ना, तो हॉस्टोरियल का एक मतलब समझ लेना, इफ एनीथिंग इज हॉस्टोरियल दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग। ये पैरासिटिक रूट हॉस्टोरियल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये होस्ट में से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेती है, इसको अपन कह देते हैं हॉस्टोरियल रूट। नेक्स्ट एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट्स बेटा ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक रूट्स को एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। और फाइनली ये एपिफिटिक रूट्स, ये अपने का सिलेबस का पार्ट ही नहीं, ना इस पे क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़ दो अभी। अपने पास आखिरी जो था एसिमिलेटरी रूट्स। ये सब रूट्स किसका फॉर्म था बेटा, ये सब याद रखना है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। यानी मैं तुम्हें एक जो चीज़ समझाना चाहता था वो यहाँ पे अच्छे से फिनिश ऑफ होती है। रूट सिस्टम क्या है, कैसे बना है, क्यों है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स क्या हैं, इसके साथ एसोसिएटेड पूरी की पूरी बातें, कैसे बना, क्या था, रेडिकल प्लूम्यूल क्या था, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल क्या था, एक बार दोबारा याद कराऊँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस कॉटिलेडन के, अरे यार इस कॉटिलेडन के स्ट्रक्चर को देखें तो इस सेंटर वाले पोर्शन से ऊपर प्लूम्यूल्स के बीच में और इस सेंटर वाले पोर्शन से ऊपर जो एरिया उसको एपिकोटाइल कहेंगे, और सेंटर वाले पोर्शन से नीचे और इस रेडिकल से ऊपर इस रीजन को कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये सब तो बात बेटा अपन ने फिनिश करी, रूट की सारी डिटेल्स देखी, जोन्स देखे, रूट की मॉडिफिकेशंस देखी, रूट सिस्टम्स देखे, और इसके साथ साथ अपन ने रूट को फिनिश किया। इसके साथ साथ इस लेक्चर इस पूरे वीक की बॉटनी फिनिश होती है, बॉटनी वाला सेगमेंट फिनिश होता है। नेक्स्ट वीक से बेटा हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, हम नेक्स्ट वीक से आगे इस चैप्टर के अंदर चीज़ें पढ़ेंगे। विल बी स्टडिंग स्टेम, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, फ्लोरल फॉर्मूला, सीड और फैमिलीज, ये सारी की सारी चीज़ें हम इन द नेक्स्ट वीक हम चीज़ें को हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, तो खूब मन लगा के पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।